Hello, good morning, student. Today I am going to teach you one of the very important topic of class 11th physical chemistry, that is atomic structure. Atomic structure में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने जो है एटम के बारे में क्या क्या बताया उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद पढ़ेंगे कि इस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कब होगी, जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवर होगी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में उसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि कोई भी जो है लाइट अगर ट्रेवल करता है तो किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ट्रेवल करता है। तो उसका नेचर क्या होता है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस टॉपिक को पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? एटॉमिक मॉडल। अलग अलग साइंटिस्ट आकर के अलग अलग मॉडल देगा, फिर वो फेल होगा तो नेक्स्ट आएगा, एक फेल होगा तो फिर नेक्स्ट आएगा। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो कौन था? थॉमसन मॉडल। उसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया, उसके बाद वो अपना मॉडल दिया। नेक्स्ट आएगा बोर मॉडल। इन सबको हम डिटेल में बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन ने दिया था, एंड ब्लैक बॉडी, एंड आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिकल वेव। इसमें जो है क्वांटम वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद श्रोडिंगर वेव के बारे में पढ़ेंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इस पूरे चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये पूरा चैप्टर में जो है बस बेसिकली इतना ही पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट कौन था? डाल्टन। डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले क्या बताया कि डाल्टन एक अच्छा साइंटिस्ट माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसने सबसे पहले एटम का जो है स्टडी किया, और उसने क्या बोला कि जितने भी एटम होते हैं ना, जितने भी एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? इसने एटम टर्म ही दिया किसी के लिए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इसने क्या बोला? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर एटम, इसने बोला। और एटम को जो है इसने क्या बोला? एटम मीनिंग ही क्या होता है? एटोमियो। एटोमियो मींस अनकटेबल, उसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी पार्टिकल में। तो इसकी डाल्टन ने जो है अपने थ्योरी में क्या क्या बताया? सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर होते हैं इस यूनिवर्स में, ऑल द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितना भी यूनिवर्स की जितनी भी चीज है वो किससे बना है? मैटर से। और डाल्टन ने क्या बोला कि सारे मैटर जो है किससे मिलकर के बना है? एटम से। हाँ, नाउ एटम इज अनकटेबल। फिर इसने एटम की जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताई। क्या बताया? एटम इज अनकटेबल, मतलब इसको फर्दर काटा नहीं जा सकता। और इसी को, अनकटेबल को ही क्या बोला जाता है? अनडिविजिबल, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता। इसी का सिनोनिम से एक्चुअली। हाँ, अल्टीमेट, इसको अल्टीमेट भी बोलते हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन आ गया, अल्टीमेट पार्टिकल एटम आर विच पार्टिकल। तो एक ऑप्शन में था क्या? अल्टीमेट पार्टिकल। नीट का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो अल्टीमेट पार्टिकल भी इसको बोला जाता है। या फिर स्ट्रक्चर लेस, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है एटम का। हाँ, स्ट्रक्चर लेस होता है। तो नेक्स्ट जो है अपना इसने जो थ्योरी बताया कि ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जितना भी एलिमेंट अगर सेम टाइप का एलिमेंट है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। ये बात तो इसने सही की थी। इन पहला दो पॉइंट्स जो है इसका क्या था? गलत था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसने क्या बोला? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट एटम की डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हाइड्रोजन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है सोडियम के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो ये बात इसने सही कही थी। नेक्स्ट जो है इसका क्या था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी बात उसकी सही थी। बाद में इसको क्या प्रोस्ट ने आकर के एक हाइपोथेसिस दिया, उसको क्या बोला जाता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और डाल्टन के भी एक थ्योरी आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ, तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर कमाल की बात है, के भी कह सकते हो। हाँ, तो इसमें क्या है कि फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आइसोबार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने क्या बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम को डिवाइड कर दिया गया। तो मतलब इसकी थ्योरी क्या हो गई? फेल्ड हो गई। तो इसके बाद कौन सा दूसरा कोई साइंटिस्ट आएगा जो इसको फेल करेगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट
इलेक्ट्रॉन की जो उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बोला था कि अल्टीमेट पार्टिकल या स्ट्रक्चर पार्टिकल, ये उसकी बात गलत थी। तो चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अब जो है डिस्कवरी ऑफ क्या हो गया हमारा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम थोड़ा एक स्लाइड के बाद पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम पढ़ते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल एक्स कोई एटम है, एक्स इज एन एटम। तो कोई भी पीरियोडिक टेबल, इफ यू सी द एटम इन अ पीरियोडिक टेबल यू सी द एलिमेंट लाइक दिस, कि कोई भी एटम यहाँ पे मान के चलो एक्स कोई एटम है, उसके यहाँ पे उसका जेड लिखा होता है। जेड मतलब जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उसके नीचे में लिखा होता है एलिमेंट एटम के, और ऊपर में क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास। Z इज इन लोअर एंड एटॉमिक, Z को ही क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। Z जो नीचे में लिखा होता है उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट क्या पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर तभी होता है एटॉमिक नंबर जब न्यूट्रल एटम हो। इन चार्ज एटम और न्यूट्रल एटम किसी भी केस में एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नीट में ये क्वेश्चन भी आ गया है और ऑप्शन दोनों था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो कौन सा आंसर आएगा, जेड, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट, एटम के ऊपर में जो लिखा होता है जो भी वैल्यू, वो किसको इंडिकेट करता है, उसको ए से हम डिनोट करते हैं। किसको इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास को। किसको, एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, इसके बराबर होता है क्या, एटॉमिक मास। इसको सिंपली से कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड लिख सकते हैं एंड न्यूट्रॉन को एन, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो यहां से अगर हम न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास तो ऊपर में रहेगा, एटॉमिक नंबर नीचे में रहेगा, हमको मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से सिंपली इस फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे। तो न्यूट्रॉन इस साइड, जेड को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो सिंपली यहाँ से मास ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर। नाउ अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम की बात करें मींस अगर किसी उस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, अगर किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम। अगर चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन। आयन मतलब दो टाइप हो सकते हैं, कैटायन आयन। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और वही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाता है, लेकिन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्लियर। नाउ अगर हम देखेंगे फाइंड, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना, इन सब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा ना फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस एग्जांपल। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि नीचे में जो कोई भी एलिमेंट के नीचे में जो लिखा होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, जेड। जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। अब हमको क्या निकालना, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ऊपर में जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। दिस इज आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ऑक्सीजन वो 16 में भी होता है, 17, 18 तीनों में होता है, वो उसका आइसोटोप होता है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 18। एटॉमिक मास इज 18। अब हमको जो है प्रोटॉन पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया। अब और हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो दिस इज न्यूट्रल एटम और चार्ज एटम। इस पे कोई चार्ज दिख रहा, प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा ना, मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में Z ही किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना हो जाएगा, 8। हाँ ना, अब हमको तीसरा क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। तो A का वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास इज 18 माइनस Z इज 8, द न्यूट्रॉन विल बी 18 माइनस 8 इज 10। क्लियर। इसमें निकाल लेंगे। उसी तरह अगर इसमें निकालना है तो Z इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना है, Z इज इक्वल टू 6। प्रोटॉन इज इक्वल टू किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है, 6। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमको पता चल गया इसमें कितना है, 6। अब हमको निकालना है क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस Z। ऊपर में जो लिखा होता है वो क्या होता है, A। तो A कितना है, 13 माइनस Z इज 6। तो 13 माइनस 6 इज 7। तो न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 7। प्रोटॉन कितना, 6, इलेक्ट्रॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 7। इस तरह से निकाल लोगे। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन में अगर जो नीचे में लिखा होता है वो कैसे किसके बराबर होगा, Z। Z मतलब प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा, 1।
और ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर 1, और न्यूट्रॉन निकालना है तो a माइनस जेड, a माइनस जेड मतलब 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन 0। तो इस केस में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। सिमिलरली इस केस में देखेंगे तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जो नीचे में लिखा होता है z एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, और इट इज आल्सो न्यूट्रल एटम, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। एंड अगर हम इसमें क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड, a इज 2 माइनस z इज 1, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का जो हम यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस जेड, 3 माइनस 1 इज 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफरेंट एटम में हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम आयन में किस तरह से निकालेंगे। आयन बोले तो उस पर अगर किसी भी एटम पे कोई चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन। इफ एनी एटम गेट्स चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट एटम आर कॉल्ड आयन। अगर उस पे दो कंडीशन हो सकता है, उस पे चार्ज या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेगेटिव चार्ज कब होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूट्रल एटम लूज करता है, अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही होता है ना, अगर 1h1 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया, एक ही था वो भी लूज कर दिया, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इसका नेगेटिव चला गया तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। क्लियर। अब अगर हम साइज का ज्यादातर नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है साइज पे ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, पीरियोडिक टेबल में भी ये आता है। हाँ, तो साइज में ऑलवेज अगर सेम एटम है तो साइज का को जो है ऑलवेज हम किस तरह से इसका ये निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, कैटायन इज ऑलवेज लेस देन न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन एनायन। इसका रीजन जो है पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देते हैं कि वहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा क्या आ जाएगा, आपस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर न्यूट्रल एटम है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सेम मान के चलो इतना कुछ चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब उसके बीच में रिपल्सन बढ़ा, साइज बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कम हुआ मतलब प्रोटॉन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में कैटायन का सबसे छोटा साइज हो जाता है, न्यूट्रल एटम का उससे ज्यादा, एनायन सबसे बड़ा हो जाता है। तो इस केस में आयन के केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, Z माइनस चार्ज विद साइन। बिकॉज आयन के केस में न्यूट्रल एटम तो है नहीं, तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, Z माइनस चार्ज विद साइन। तो चलो देखो हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ही होता है, और मान के चलो इसका कौन सा आइसोटॉप है, नाइट्रोजन 14। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा होता है Z, कितना हो जाएगा, 7। सिमिलरली अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो इसमें एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14, एटॉमिक मास 14। अगर इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस जेड, A इज 14, A is 14 minus Z. What is the value of Z? Z is 7. 14 minus 7 is 7. So neutron will be 7. अब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Z के बराबर नहीं होगा, प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इट इज आयन और एनायन है। तो इसमें क्या किस तरह से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस, Z कितना है, Z इज 7, Z माइनस चार्ज विथ साइन, इसका चार्ज कितना है, -3, तो Z माइनस चार्ज विथ साइन, साइन विथ चार्ज विथ साइन कितना है, -3, तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस 3, कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएगा। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, अगर न्यूट्रल होता नाइट्रोजन, इफ नाइट्रोजन वाज न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल होता तो क्या करते, इसमें प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7 होता। 3 माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 माइनस इंक्रीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 माइनस इंक्रीज, 3 आएगा तो 3 माइनस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कितना माइनस इंक्रीज हो रहा है, 3 माइनस ज्यादा है ना, मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, अगर न्यूट्रल होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता, 7, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। या तो फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्ट विजुअलाइज करके। सिमिलरली इसका अगर एल्युमिनियम प्लस 3 का निकालेंगे, एल्युमिनियम प्लस 3 का अगर निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन कितना आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो सिमिलरली उसी मेथड से निकालेंगे। एल्युमिनियम कितना आता है, 13 और 27। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस चार्ज विथ
साइन, जेड माइनस चार्ज विद साइन। जेड कितना है इसका, नीचे में जो लिखा होता है वो जेड, जेड इजकल टू 13 माइनस चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन कितना +3, तो प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे जेड पे इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम +3 पे कितना आ जाएगा 10। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो अगर इट इज न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन के बराबर ये इलेक्ट्रॉन होता, मतलब प्रोटॉन भी कितना होता 13, इलेक्ट्रॉन भी कितना होता 13। लेकिन यहाँ पे +3 आया, +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। एक प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। तो पहले 13 था, यहाँ से 3 चला गया तो बचा कितना, 13 में से 3 चला गया, बचा कितना 10। या तो 10 डायरेक्ट निकालो या फिर फॉर्मूले से निकालो। क्लियर, चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम। आइसो जहां पे भी टर्म लिखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहीं में भी, तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम या फिर इक्वल, सेम या इक्वल सेम बात है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी स्पीसीज, किसी भी एटम के पास सेम इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अब इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता, आइडेंटिफाई, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें से तुमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन तुमको फाइंड करने आ गया, अगर सारे एटम का अगर सेम आ रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इन दोनों में तुमको फाइंड करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अभी इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिए ना, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे, तो यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 1h1 और हीलियम क्या होता है 2 4, ये होता ना। तो यहाँ पे जो जेड होता है, इट इज न्यूट्रल एटम ना, हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, तो जितना जेड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसका प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। तो इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1 इलेक्ट्रॉन, 1 He+, इसमें प्रोटॉन कितना है 2 प्लस, मतलब अगर न्यूट्रल होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता 2, एक प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, बचा कितना है 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिमिलरली यहाँ पे लिथियम का देखेंगे तो लिथियम कितना होता है 3 7। तो लिथियम का अगर देखेंगे तो इसका अगर न्यूट्रल होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होता 3, न्यूट्रल होता तो 3 +2 आया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो बचा कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम देखेंगे, बेरिलियम कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। अगर न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता 4 +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो बचा कितना है 4 में से 3 चला गया, बचा कितना 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे CO2 देखेंगे तो कार्बन इट इज न्यूट्रल एटम ना, इज देयर एनी चार्ज ऑन CO2, नहीं है ना, CO2 पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इस पे होगा उन सबको ऐड अप कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ऑक्सीजन का 8 होता ना तो चलो 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना है +8, लेकिन ऑक्सीजन है कितना 2, तो 8 × 2 करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 6 + 16 कितना आ जाएगा 22। CO2 पे इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 22। सिमिलरली देखेंगे NO2+ में, NO2+ चार्ज है ना, मतलब इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से। हाँ, तो नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल होता तो इस पे कितना होता 7 प्लस, ऑक्सीजन पे कितना होता 8, लेकिन ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना 2, तो 8 × 2 टोटल कितना आ रहा है 16 + 7 इज 23। अगर ये न्यूट्रल होता तो 23 होता, लेकिन इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो बचा कितना 22। तो यहाँ पे भी कितना है 22, यहाँ पे भी कितना है 22, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे और इसको किस तरह से करते देखो, अगर कॉमन चीज होता ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, अगर कॉमन एटम होता तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहाँ पे O2 है तो O2 में यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी O2 में 16 होगा, कॉमन को छोड़ दो। सिंपली कैसे देखेंगे, इस O2 को तुम भूल जाओ, यहाँ पे देखो कार्बन न्यूट्रल है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 प्लस है, कार्बन न्यूट्रल पे कितना होता 6, नाइट्रोजन पे 1 प्लस है, मान के चलो नाइट्रोजन पे 1 प्लस है, नाइट्रोजन का कितना होता 7, 1 चला गया कितना बचा 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे SO4 - 2 एंड PO4 - 3, यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन, ये O4 एंड O4 आर सिमिलर ना, O4 एंड O4 आर सिमिलर, इसको हम भूल जाएंगे, या फिर अगर काउंट भी कर सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करो सेम चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सल्फर पे -2 आ रहा है, यहाँ पे फास्फोरस पे
-3 आ रहा, यही आ रहा ना, फॉस्फोरस पे -3 एंड सल्फर पे -2, इतना ही आ रहा ना। तो अब देखेंगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 एंड फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, और इस पे -2 है और इस पे -3 है। 16 है, अगर न्यूट्रल होता तो 16 इलेक्ट्रॉन होता, अगर -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड अप हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 16 और 2 और आ रहा है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हियर अगर ये न्यूट्रल होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होता 15 और 3 माइनस है मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आकर के क्या हो रहा है एड अप, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 18 सेम सेम है ना, मतलब ये भी क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन एंड आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो चलो हम देखते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, टॉप मतलब प्रोटॉन, अगर किसी भी एटम में सेम प्रोटॉन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोटोप। उसी तरह आइसो मतलब क्या होता है सेम, बार मतलब भार बोल सकते हैं या मास बोल सकते हैं, क्या होगा आइसो, जिसका मास सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे आइसोबार। सिमिलरली आइसोटोन, आइसो मतलब सेम, टोन मतलब न्यूट्रॉन, या आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसका होगा उसको या तो आइसोटोन बोलेंगे या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो चलिए आइसोटोप हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एंड मास नंबर डिफरेंट। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोटोप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1H1 को क्या बोला जाता है प्रोटियम, क्या बोला जाता है प्रोटियम। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 और मास नंबर कितना है 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। अगर हम देखते हैं 1H2 तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 एंड मास नंबर इज 2, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों जगह सेम है 1 1, बट मास नंबर हेयर 1 हेयर 2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, मास नंबर डिफरेंट हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिटियम में देखेंगे एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 3, तो एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट आर नोन एज आइसोटोप। एक बार क्वेश्चन आया नेट में कि हाइड्रोजन है हाउ मेनी आइसोटोप, कितना आइसोटोप होता है, तो जनरली बच्चे क्या लगा के आए थे 2, क्यों क्योंकि ये तो उनको लगा ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसका 2 आइसोटोप ये पाया जाता है, तो 2 नहीं, जब अगर एक से ज्यादा होता है तो उसका खुद का भी काउंट होता है, तो टोटल आइसोटोप हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3 ना के 2। ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है 1H1, हाँ प्रोटियम को नॉर्मल हाइड्रोजन बोला जाता है, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप एंड ट्रिटियम इज आइसोटोप। अगर उसके अलावा अगर किसी का आइसोटोप नहीं पाया जाता है उस केस में 0 होगा, अगर उसका एक भी और एक्स्ट्रा आइसोटोप पाया गया तो उसका खुद का भी काउंट होगा, अगर एक भी किसी का पाया जा रहा है तो मतलब खुद का भी और उसका दोनों का काउंट होगा। सिमिलरली लाइक तुमको कितने भाई है, अगर सिंगल भाई हो तो एक भी भाई नहीं है, अगर एक भी भाई है तो तुम खुद काउंट करके बोलते मैं दो भाई हूँ। हाँ सिमिलरली यहाँ पे प्रोटियम का हाइड्रोजन का आइसोटोप कितना होता है 3, ये 3 आंसर किया था जब नेट में क्वेश्चन आया। हाँ अब आइसोबार का देखते हैं। आइसोबार में क्या होता है कि डिफरेंट आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इस केस में क्या होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा एटॉमिक मास सेम होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना दे रखा 19, यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, तो सब में जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना 19 18 एंड 20 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब एटॉमिक मास को देखते हैं, पोटेशियम का आइसोटोप का जो है एक मास 40 भी होता है, उसी तरह कैल्शियम का 40 भी होता है, आर्गन के आइसोटोप का 40 भी होता है, तो सब जगह मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम, मास आर सेम एंड एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट नॉन एज आइसोबार। क्लियर। सिमिलरली हम आइसोटोन को देखेंगे। आइसोटोन में हमारा क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमारा न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं किसके किसके में 1H3 एंड 2He4, मतलब ये हीलियम है और ये क्या है ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है A माइनस Z, यही होता है ना। तो A इसका कितना है, A इज ऊपर में जो लिखा होता है वो A कितना है 3 माइनस Z, नीचे में जो लिखा होता है वो Z, A माइनस Z इज 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आया 2 न्यूट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा A माइनस Z, A इज 4, हीलियम का कितना होता है 4 माइनस Z इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो here also 2 neutron, here also 2 neutron, मतलब it is isoneutronic या आइसोटोन। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कार्बन 6 और 13, दिस इज आइसोटोप ऑफ कार्बन 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है A माइनस Z, A इज 13 एंड Z इज 6,
13 माइनस 6 इज 7, 7 न्यूट्रॉन आ गया ना। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे तो ये 7 और 14 है ना, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A माइनस Z, A is 14 minus Z is 7, so 14 minus 7 is 7. Here also number of neutron is 7, number of neutron is 7, means it is isoneutronic या फिर आइसोटोन। तो चलिए नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर। आइसो मतलब से, डाइफर मतलब क्या होता है, आइसोटोपिक नंबर। व्हाट इज आइसोटोपिक नंबर? आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोला जाता है, आइसोटोपिक नंबर। अब न्यूट्रॉन को हमने क्या, हम अभी न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है A माइनस जेड, न्यूट्रॉन इज A माइनस जेड माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है Z के बराबर, A माइनस जेड क्या हो जाएगा A माइनस 2Z, आइसोटोपिक नंबर इज A माइनस 2Z। इफ एनी एटम हैव सेम A minus 2Z, then these number are these atom will called as isodifer। तो see here ये isodifer है या नहीं। तो चलिए हम A minus 2Z इसका निकालते हैं। A कितना है इसका 13 माइनस 2 इंटू Z इज 6, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। आइसोटोपिक नंबर इसका कितना आ गया 1। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे तो A माइनस 2Z, A माइनस 2Z, A इज कितना है, A इज 15 माइनस 2 इंटू Z इज 7, तो 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 विल बी 1। तो here isotopic number is 1, here isotopic number is 1, means this atom are isodifer। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे आइसोस्टर क्या होता है, तो आइसोस्टर में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा और एटम भी सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोस्टर। एग्जांपल देखते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2। तो इसमें देखेंगे एटम सेम है क्या, हियर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 1 प्लस 1 इज टोटल नंबर ऑफ एटम 2, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का एटम है ना, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन का एटम, तो नंबर ऑफ एटम इज 2। एटम सेम है, अब हमको सेम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोस्टर। तो इलेक्ट्रॉन इसका काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देखेंगे तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, प्लस ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नाइट्रोजन में देखेंगे, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, और टोटल कितना नाइट्रोजन है 2, तो 7 प्लस 2 7 कितना हो जाएगा 14, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारा 14 सेम आ रहा है, एटम भी सेम आ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा आइसोस्टर। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे एटम अगर देखेंगे कार्बन कितना है, इसमें कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम 3। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे NO2 प्लस में नाइट्रोजन का एटम कितना है 1, ऑक्सीजन का एटम कितना है 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 3। तो एटम सेम है, अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे इसको, इफ एटम विल बी सेम इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, देन इसको क्या बोलेंगे आइसोस्टर। तो चलो इलेक्ट्रॉन इसका काउंट करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, प्लस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 इंटू, ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम में 8 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 2, तो देखेंगे 6 प्लस 8 इंटू 2 इज 16, टोटल कितना हो जाएगा 22। और सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे NO2 प्लस का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, प्लस ऑक्सीजन का 8, कितना ऑक्सीजन है 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 16 कितना हो जाएगा 23। लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, तो 3 में से एक चला गया, बचा कितना है 22, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 22, यहाँ पे भी एटम 3, यहाँ पे भी एटम 3, एटम आर सेम इलेक्ट्रॉन आर सेम, मींस इट इज आइसोस्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू मास नंबर, सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू मास नंबर डिवाइडेड बाय 100। ये होता है क्या एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकालने का, किसी भी एवरेज एटॉमिक मास। तो चलो इसको, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको दे रखा है बोरॉन हैज 2 आइसोटोप, बोरॉन का 2 आइसोटोप है। जनरली जो किसी भी एटम का मास नंबर किसमें पॉइंट के फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट में वो पॉइंट के फॉर्म में थोड़ी होता है, उसका क्या होता है कि अलग अलग आइसोटोप होता है, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास उसका हमको पॉइंट में आता है, जो हमको पीरियोडिक टेबल वगैरह में दिखा होता है डिफरेंट एटम का। तो चलिए बोरॉन को क्या कितना होता है 2 आइसोटोप, एक बोरॉन 11 एंड बोरॉन 10,
एंड देयर परसेंटेज एबंडेंस आर। B11 का परसेंटेज एबंडेंस कितना दे रखा है 80% एंड B10 का कितना दे रखा है 20% रिस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए हम कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास से। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस। सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस मतलब ये परसेंटेज एबंडेंस यहाँ पे कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। ये किसका है 80 11 का, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस सम करेंगे ना तो नेक्स्ट क्या है 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 किसका है 10 का, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। इसका परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास, ये क्या प्लस सम करेंगे ना क्योंकि समेशन है ना, दिस समेशन मतलब इसको जो है जितना आइसोटोप रहेगा उसका परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसका परसेंटेज अबंडेंस और इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे किसके, इसके परसेंटेज अबंडेंस और इसके एटॉमिक मास से। तो इसको करके ऐड करके डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। तो ये कितना आ जाएगा 880 ये आएगा ना प्लस दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 100 यही आएगा ना। ये कितना आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू विल बी 10.8। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विल बी 10.8। क्लियर है इतना। सिमिलरली यहाँ पे अगर क्लोरीन का दे रखा है, क्लोरीन 35 का परसेंटेज एबंडेंस कितना है 75 एंड क्लोरीन 37 का परसेंटेज एबंडेंस दे रखा है कितना 35। तो हमको क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालेंगे, सिमिलरली ऊपर में जैसे निकाले वैसे उसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे। अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास क्या करेंगे सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस मतलब इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 75 मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना है 35 प्लस में इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास कितना है 37 डिवाइडेड बाय करोगे कितना 100। इसको करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करके ऐड करना कितना आ जाएगा 35.5। दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। एवरेज एटॉमिक मास में बस इतना ही करना। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस साइड क्या है प्रोटॉन है, प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखेंगे तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था जे थॉमसन ने। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इसने क्या किया था सिमिलरली इसने क्या किया था थॉमसन ने, एक इसने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उसने क्या किया एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब के अंदर इसने क्या किया हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, इस ग्लास ट्यूब में, इस ग्लास ट्यूब के अंदर इसने क्या किया प्रेशर रिड्यूस किया मतलब वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। यहाँ पे बैटरी जो है हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, हाँ हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर किया इस ट्यूब के अंदर। तो इसने क्या देखा कि इस वाले एंड को क्या बोला जाता है कैथोड, इस वाले को क्या बोलते हैं एनोड। कैथोड से जो है एक रेज जा रही थी कहाँ किधर की तरफ एनोड की तरफ। इसने जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ये सेटअप स्टार्ट किया इसमें ट्यूब के अंदर, तो इसने क्या देखा कि कैथोड से एक रेज आ रही है, उस रेज का ही इसने नाम क्या दिया कैथोड रेज। और ये कैसा था, अगर ये नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा नेगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या बोला नेगेटिव पार्टिकल। ये किसका ग्रुप था नेगेटिव पार्टिकल का। द ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड प्लेट एंड आल्सो फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल। ये कैथोड प्लेट, यहाँ पे जो कैथोड का प्लेट है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और इस ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल था उसमें से भी क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ जा रहा था एक रेस बना करके। क्लियर। तो ये जो था कैथोड रेस या फिर नेगेटिव पार्टिकल, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा था, ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड प्लेट एंड आल्सो फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल। उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल था उससे भी ओरिजिनेट हो रहा था। क्लियर। अब इसका E/m मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज फिक्स्ड। इसका क्या होता है फिक्स।
क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 आगे पढ़ेंगे वो फिक्स होता है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स 9.1 into 10 की पावर -31 kg। तो चार्ज भी क्या होता है, फिक्स, मास भी फिक्स, तो E by M रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, मास कहीं से भी आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, तो ये मास ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन की हम देखते हैं, डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किसने किया था, जे थॉमसन ने, यही किसको, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था, बिकॉज डाल्टन ने क्या बोला, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने क्या किया, एटम को तोड़ दिया किसमें, इलेक्ट्रॉन में, हाँ इलेक्ट्रॉन, फर्दर गोल्डस्टीन किसमें, प्रोटॉन में, हाँ। तो डाल्टन के थ्योरी को ये क्या कर दिया, डिस्प्रूव, कि एटम को तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, पीटा जा सकता है, क्लियर। तो नेक्स्ट, थॉमसन कॉल्ड देम नेगेट्रॉन, ये जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुई थी, इसमें जो नेगेटिव पार्टिकल आया, इसको थॉमसन ने क्या बोला, नेगेट्रॉन, थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, बाद में इसका नाम चेंज किसने किया था, नेगेट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नेगेट्रॉन से इलेक्ट्रॉन किसने किया था, स्टोनी, स्टोनी वाज अ साइंटिस्ट हु कॉल्ड देम नेगेट्रॉन इनटू, चेंज इलेक्ट्रॉन इन नेगेट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, नेगेट्रॉन का नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन किसने किया था, स्टोनी ने किया था, हाँ। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मुलिकन ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, E by M रेशियो डिस्कवर बाय थॉमसन, थॉमसन जब चार्ज निकाल दिया उसके मास से डिवाइड करके E by M रेशियो निकाल दिया, और मास कैसे निकालते हैं, जैसे E by M रेशियो पता है, फॉर एग्जांपल किसी का E by M रेशियो पता है, हम क्या करेंगे, इफ वी नो E by M रेशियो फॉर एग्जांपल, तो हमको मास निकालना, तो E हमको चार्ज पता है, E इज चार्ज अपॉन E by M, E by M करेंगे, ये क्या आ जाएगा, E अपॉन E, ये मास ऊपर में चला जाएगा इनटू M, E से E कैंसिल हो जाएगा ना, हमको मास की वैल्यू आ जाएगी। अगर चार्ज पता है और E by M रेशियो पता है तो हम मास यहाँ से निकाल सकते। सिमिलरली जो है, ये क्या थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब डिस्कवरी ऑफ हम प्रोटॉन देखते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इसने क्या किया, सिमिलर सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, हाँ, ये सिमिलर सेटअप किया जैसा कि इसने किया था थॉमसन ने, थॉमसन की तरह इसने ही सेम ट्यूब लिया, इसने सेम ट्यूब लिया, और इसने भी क्या किया, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर इससे पास करवाया। तो उसने क्या देखा, यहां से कैथोड रेज तो इधर की तरफ जा ही रहा है, कैथोड रेज के अलावा क्या हो रहा है, कैथोड रेज तो इसमें जा ही रहा है, कैथोड के अलावा क्या हो रहा है कि इस साइड से भी एक जो है रेज इधर की तरफ जा रही है, उस रेज को इसने क्या दिया, इसने ऑब्जर्व किया कि उधर की तरफ, मतलब एनोड से भी कैथोड की तरफ एक रेज जा रहा है, जिसको इसने क्या बोला, कैनाल रेज या एनोड रेज। एनोड मतलब ये मान के चलो एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। तो ये वाला क्या था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इधर से इधर की तरफ रेज जा रही थी, इधर से इधर रेज, उसको उसने क्या बोला, कैथोड रेज। लेकिन गोल्डस्टीन को क्या दिखा कि इस कैथोड रेज के अलावा इधर से भी एक रेज इधर की तरफ जा रही है, उस रेज को इसने क्या नाम दिया, कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। एनोड रेज क्यों, क्योंकि ये एनोड की तरफ से रेज आ रहा है, एनोड की तरफ से आने वाले रेज को क्या बोलते हैं, एनोड रेज। द ओरिजिनेट फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम एनोड पार्टिकल, ये किससे निकलता है, कैथोड रेज, ये गैस मॉलिक्यूल से ना करके एनोड के प्लेट से, यहाँ के प्लेट से, यहाँ से मान के चलो एक गैस है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम है या फिर नियोन है, मान के चलो नियोन इज गैस। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ जा रहा है, तो नियोन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें, कैथोड रेज से इधर की तरफ जा रहा है, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इधर जो कैथोड प्लेट है, कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपने तरफ खींचेगा तो ये गैस मॉलिक्यूल उधर की तरफ मूव करेगा, तो इसमें भी एक रेज उसको दिखा, उसको क्या बोला जाता था, कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। ये अलग अंदर में उस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस मॉलिक्यूल था, सिर्फ नियोन नहीं, मान के चलो हीलियम मॉलिक्यूल था, हीलियम प्लस नियोन प्लस, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो द ओरिजिनेट फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल नॉट फ्रॉम एनोड प्लेट, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, गैस मॉलिक्यूल से, एनोड प्लेट से नहीं। इसका E by M रेशियो फिक्स नहीं होता है, E by M रेशियो इज नॉट फिक्स। व्हाई, E by M मतलब चार्ज, मान के चलो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज वही आएगा ना, अपॉन E by M रेशियो, मतलब मास से डिवाइड करेंगे तो हीलियम का मास कितना होता है 4 और नियोन का मास कितना होता है 20।
हाँ, तो दोनों का मास अलग अलग आया ना, तो ई बाय एम रेशियो इसका फिक्स नहीं होता, किसका, केनाल रेस का। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, तो अब प्रोटॉन की देखेंगे, तो डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन, और इस पे चार्ज कितना आया था, +1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर है इतना डिस्कवरी। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, इसका जो है जनरली लेट हुआ था डिस्कवरी। रीजन बिहाइंड इज कि इस पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अभी तक जितना भी हो रहा था ना, वो एनोड प्लेस और कैथोड प्लेस, ड्यू टू चार्ज वो अटैक हो रहा था, कहाँ पे, कैथोड पे और एनोड पे। अब न्यूट्रॉन की हम देखते हैं, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई थी, बिकॉज रीजन बिहाइंड इज इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे चार्ज नहीं होता, जिसके कारण इसकी डिस्कवरी लेट हुई। डिस्कवर किसने किया था इसका, चैडविक ने। चैडविक ने क्या किया कि बोरॉन के पार्टिकल पे हीलियम पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवाया। तो इसने देखा क्या कि इसका जो है ये दोनों मिल करके, ये दोनों फ्यूजन करके 4+2, मतलब इसका एटॉमिक नंबर मिल करके 6 तो हो रहा है, कार्बन बन रहा है, और एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 9, इसका कितना होता है, 4। तो ये दोनों मिलकर के इसको 12 ही मिल रहा था, 1 नहीं मिल रहा था, तो 1 कहाँ गया। बाद में इसने देखा कि एक जो है न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकल रहा है, जिसके बाद जो है इसने डिस्कवरी की किसके बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में। सिमिलरली बोरॉन पे जो है हीलियम पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया, तो 5 और 2 ये फ्यूज होकर के कितना बनाया, 7, और 11 4 फ्यूज होकर के कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 13 ही हो पाता था, तो एक कहा न्यूट्रॉन के फॉर्म में मास निकल जाता था। क्लियर। तो ये हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने की थी, चैडविक ने। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो अलग अलग पार्टिकल होता है, एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा। रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या होता है कि वो अलग अलग रेडिएशन निकालता है। फॉर एग्जांपल दिस इज रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ये क्या करेगा, टाइम के साथ साथ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल रिलीज करता रहता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम+2 इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 2, और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों चले गए, तो ये क्या होता है, इसको डिनोट क्या किससे किया जाता है, 2+2। नाउ बीटा पार्टिकल जनरली इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को ही बीटा पार्टिकल बोलते हैं। अब ये इधर का अगर मान के चलो ये एक जार है, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, तो बीटा पार्टिकल इधर की तरफ क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज बीटा के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अल्फा पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और गामा क्या होता है, गामा इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता है, ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए ये किसी ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ कहीं पे डेविएट नहीं हो रहा है, सिंपली ये पास हो रहा है। तो दिस इज अल्फा बीटा पार्टिकल। हाँ, नाउ व्हेन वन अल्फा पार्टिकल इज रिमूव्ड, अगर एक अल्फा पार्टिकल हम रिमूव करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2, इसका मास कितना होता है, हीलियम का 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अगर एक अल्फा पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, अगर एक अल्फा पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर किससे डिक्रीज होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4। तो when one alpha particle is removed, then atomic number decrease by 2 unit and mass number decrease by 4 unit. For example, यहाँ पे रेडियम ले रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 88, एंड एटॉमिक मास इज 226। अगर इसमें से बोला गया है कि एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकला, मतलब इसका एटॉमिक नंबर किससे डिक्रीज होगा, 2 से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 86। एटॉमिक नंबर कितना बचेगा, 86, और मास नंबर डिक्रीज कितने से होगा, 4 से। तो 226 में से 4 से डिक्रीज होगा, तो कितना बचेगा, 222। तो इस तरह से तुमको कैसे आएगा क्वेश्चन, ए दे देगा, यहाँ पे बोलेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना, मान के चलो 87 है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 228 दे रखा, इसमें से 1 अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो ये वाई बना, इसका एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा, एटॉमिक मास बताओ क्या होगा। हाँ, तो क्या निकालोगे, एक अल्फा पार्टिकल निकला है, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, क्या बचेगा यहाँ पे 85, और एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4, कितना बचेगा 224, इसमें से 4 डिक्रीज होगा 224 है, तो इस टाइप से निकाल लोगे तुम। क्लियर। अब रिमूवल ऑफ 1 बीटा पार्टिकल, अगर एक बीटा पार्टिकल को हम रिमूव कर रहे हैं, तो मास नंबर क्या होगा, रिमेन अनचेंज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मतलब मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बीटा पार्टिकल निकालने पे। और बीटा पार्टिकल, रिमूवल ऑफ 1 बीटा पार्टिकल इंक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 1, एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से, एंड मास रिमेन अनचेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज 88 एंड एटॉमिक मास इज 226। अगर बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 1, तो 88 इंक्रीज बाय 1 इज 89 एंड एटॉमिक मास रिमेन सेम, एटॉमिक मास रिमेन सेम, हियर 226, हियर 226,
क्वेश्चन क्या आएगा, जरूरी नहीं यहाँ पे एक अल्फा एक बीटा भी दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसी क्वेश्चन में एक अल्फा और दो बीटा दे दिया कि दो बीटा निकल रहा है, हाँ, अल्फा निकल रहा है मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 और बीटा निकल रहा है मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 2, तो डिक्रीज बाय 2 इंक्रीज बाय 2 सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, हाँ, इस केस में अगर दो बीटा भी रहेगा, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रेडियंट एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियंट एनर्जी। रेडियंट एनर्जी का जो है एक्चुअली एनर्जी जो ट्रेवल करता है वो दो फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक किसमें, वेव फॉर्म में, एक पार्टिकल फॉर्म में। तो रेडियंट एनर्जी के बारे में दो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग क्या था, ओपिनियन था। एक किसने, मैक्सवेल ने बताया, एक किसने, प्लैंक ने बताया। तो एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज रेडियंट एनर्जी। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडियंट एनर्जी। नाउ मैक्सवेल ने क्या बोला रेडियंट एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की एनर्जी किसमें ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। नाउ radiant energy is emitted continuously in form of wave containing electric and magnetic field। इसने क्या बोला मैक्सवेल ने कि रेडियंट एनर्जी जो है कैसे ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और इसमें क्या क्या होता है वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये ट्रेवल कैसे करता है, इस डायरेक्शन में भी करता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो दिस इज द ट्रेवलिंग ऑफ वेव। दिस मेथड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव ट्रेवल लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सारे इन तीनों के बीच में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। तो इसने क्या बोला, रेडियंट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ वेव, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में, एंड कंटेनिंग electric field, magnetic field and direction of propagation all are perpendicular to each other। all electromagnetic radiation travel with a speed of light। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा या फिर अल्फा जो भी जिसमें भी ट्रेवल करेगा, जैसे कि रेडियो वेव होगा, या फिर माइक्रोवेव होगा, विजुअल रेज होगा, सारे के सारे का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी सेम नहीं होगा, ये ट्रेवल जो करेगा उसकी स्पीड सेम होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के ट्रेवल से ये करेगा। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, सी, दैट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो तीनों का अगर डायग्राम बनाए कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर कैसे है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम वेव बनाए, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये क्या है अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इस वेव इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है। तो इसका जो है मान के चलो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये क्या है, वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, जेड एक्सिस में, हाँ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेस में है और डायरेक्शन ऑफ प्लेस इधर है, प्रोपेगेशन इधर है, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल में क्या बताया कि एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, एनर्जी ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, हाँ। नेक्स्ट अगर देखेंगे प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला, ये क्वांटम थ्योरी दिया। क्वांटम थ्योरी में इसने क्या बताया कि रेडियंट एनर्जी जो होता है वो इमिट करता है डिसकंटिन्यूअसली। इसने क्या बोला, कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रेवल करता है, इसने क्या बोला, डिसकंटिन्यूअसली। और किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्मॉल पार्टिकल, उसको क्या बोला जाता है, क्वांटम। स्मॉल पार्टिकल के उसने क्या बोला, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में। और इसने क्या बोला प्लैंक ने कि पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और उस पार्टिकल का नाम इसने क्या दिया, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में इसी क्वांटम को क्या बोला जाता है, फोटोन। क्या बोला जाता है, फोटोन। चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो अगर वेवलेंथ क्या होता है, टू क्रेस्ट या टू ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, दैट इज वेवलेंथ। या फिर इसको डिनोट किससे किया जाता है, लैम्डा से। दो क्रेस्ट ले या दो ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। अब इसका यूनिट क्या होगा ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की यूनिट या तो मीटर होगा या पिकोमीटर होगा या नैनोमीटर होगा या फिर एंगस्ट्रॉन होगा। अभी ये नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉन 10 की पावर -10 मीटर एंड पिकोमीटर 10 की पावर
12 मीटर, तो किसी के फॉर्म में भी हो जाएगा। वेवलेंथ इज सेम एज यूनिट ऑफ लेंथ, जैसे लेंथ की यूनिट होती है वैसे ही वेवलेंथ की, क्योंकि वेवलेंथ एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ही तो है। नाउ अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा वेव में, तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव, कितना नंबर ऑफ वेव पास थ्रू एक पॉइंट, मान के चलो इस पॉइंट से एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना वेव पास कर रहा है इस पॉइंट से, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ तुमको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आराम से निकाल दोगे, कैसे, सी से डिवाइड करके, सी हमको ऑलरेडी नॉन होता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर अगेन हम देखेंगे वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा को ही क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेव नंबर की यूनिट जो लैम्डा की यूनिट होती है उसकी उल्टी हो जाएगी। लैम्डा की यूनिट मीटर था तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉन इनवर्स, कुछ भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो हमारी होती है, फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इक्वल टू एच म्यू, एच क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू होता है E इक्वल टू एच म्यू, एंड हियर एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। हाँ, अगर हम ई टोटल निकालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच म्यू, अगर n नंबर ऑफ फोटोन आया है तो हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फोटोन है तो 1 एच म्यू, 2 है तो 2 एच म्यू, 3 है तो 3 एच म्यू, अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो क्या आ जाएगा, n एच म्यू, तो ई टोटल इक्वल टू n एच म्यू। तो ई प्रोपोर्शनल किसके होगा, जितना म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब म्यू हम जानते हैं क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, म्यू इज सी अपॉन लैम्डा, तो इस म्यू के जगह पे हम सी अपॉन लैम्डा रख देंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एच सी अपॉन लैम्डा। अब एनर्जी की यूनिट जो है ना अलग अलग होती है, फॉर एग्जांपल एटीएम लीटर में भी एनर्जी, जैसे अलग अलग मास की यूनिट होती है ना, केजी होती है, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, उसी तरह एनर्जी की अलग अलग यूनिट होती है। एटीएम लीटर में जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है, 101.3 जूल बराबर 1 एटीएम लीटर होता है एनर्जी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18, इसी को हम सिंपली सॉल्व करने के लिए 4.2 जूल लिख देते हैं। 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है, दिस इज सीजीएस यूनिट, इसमें कितना होता है 10 की पावर -7 जूल होता है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नाउ एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल फोटोन इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन एनर्जी, एक मोल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, 1 आइंस्टीन एनर्जी। अब जो है हमको कैलकुलेशन करने के लिए जनरली अगर इसकी वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज एच की वैल्यू डायरेक्टली तुमको याद है तो तुम जो है कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 की पावर -34, एंड सी इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 10 की पावर -25 जूल। नाउ अब क्वेश्चन इसमें कहा कैसे आता है, तो देखो क्वेश्चन आता है फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड रेडिएशन। ये क्या दे रखा है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, अगर हमको वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा इक्वल टू 500 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन। देखो एनर्जी निकालने का एक तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है क्या होगा, इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा, लैम्डा के फॉर्म में क्या होता है Hc अपॉन लैम्डा। अगर एंगस्ट्रॉन में है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा तुम्हारी एनर्जी। तो 12400 अगर अपॉन लैम्डा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000, 5000, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाय 12.4 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 2.48,
2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी आएगी ना। अगर जूल में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा कितना दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जूल में आया ना, तो इसको मीटर में, लैम्डा इज 500,000 एंगस्ट्रॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो जूल में आ जाएगी। हाँ, अब तुमको क्या निकालना, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा, म्यू इज सी अपॉन लैम्डा। नाउ सी तुम्हें पता है क्या होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉन को मीटर में क्या लिख सकते हैं 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10, दैट इज ये दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो अब इसको 5 इंटू 10 की पावर -7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3/5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब जो है एक 10 इसमें से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन में 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। नो, अगर तुमको कैलकुलेट करना है क्या वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर मतलब म्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 5 इंटू 10 की पावर -7, 5 इंटू 10 की पावर -7, ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5, 10 की पावर 7 बाय डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। दिस इज वेव नंबर। क्लियर। नाउ इसके बाद अगर हम देखते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ पार्टिकल नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में कौन कौन सब आया। अभी दो थ्योरी आई थी ना, एक वेव थ्योरी, अदर इज पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन आया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दीज टू थ्योरी सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और वेव थ्योरी को भी बहुत सारा एक्सप्लेन करता है। अभी हम किसको पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बोर थ्योरी के बोर मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी की वजह से आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो इसको दिया था किसने, ऑब्जर्व इसको किसने किया था, हर्ट्ज ने, लेकिन एक्सप्लेन क्या किसने किया था, आइंस्टीन ने। एक्सप्लेन करने की वजह से आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आइंस्टीन को E=mc² की वजह से नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने की वजह से मिला था। तो नाउ सी, इसने क्या बोला, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल ऑन मेटल सरफेस, अगर एक सुटेबल एनर्जी का लाइट किसी भी मेटल सरफेस, फॉर एग्जांपल दिस इज मेटल सरफेस, अगर इस पे कोई सुटेबल एनर्जी का लाइट इस पे पड़ता है, फॉल करता है, तो इससे क्या होती है, फॉल ऑन मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वही निकाला किसने, आइंस्टीन ने। E=, मतलब इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट मतलब इसकी कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी ना किसी एनर्जी से इस मेटल से बाइंड होगा, तो वो एनर्जी कम से कम उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। तो इंसिडेंट मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, इंसिडेंट एनर्जी जो हम डालेंगे वो किसके बराबर होगा, ई नॉट, उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लस में काइनेटिक एनर्जी के। हमको काम किसका है कि इलेक्ट्रॉन जो ये निकला है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितनी एनर्जी से निकलेगी वही एनर्जी तो हमारे यूटिलाइजेशन का आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़े क्या होता है, इक्वल टू एच म्यू, इक्वल टू एच म्यू माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट। तो ई इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। नाउ अब इसके बारे में इसने क्या क्या पॉइंट्स बताए, तो देखो each photon can eject only one electron, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फॉल होगा ना इस सरफेस पे, उस पे एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करेगा, एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा, चाहे उसके पास कितनी भी एनर्जी हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटोन, number of photon depend upon number of electron depend upon number of photon,
नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। अगर एक फोटोन आ रहा है उसका सुटेबल वेवलेंथ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा। दो फोटोन का अगर सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है तो दो फोटोन को जो है वो क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन नॉट ऑन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इसके इंसिडेंट फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इसके इंटेंसिटी पे। कितनी इंटेंसिटी थी, कितने नंबर आ रहा है उससे पे डिपेंड नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मान के चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, उतना ज्यादा वैल्यू आएगी किसकी, एनर्जी की। तो नेक्स्ट जो है अगर हम देखेंगे, चलो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ये। अब कब कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो ऑलवेज जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या कि अगर कोई भी मेटल सरफेस पे एनर्जी जो है फॉल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब होगा इजेक्ट, जब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब ई की वैल्यू किसके ग्रेटर हो, ई नॉट के ज्यादा हो, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा हो, तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं अब क्या क्या कंडीशन है। एनर्जी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, ई नॉट के, और म्यू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, म्यू नॉट के, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच तो कांस्टेंट होता है ना, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट होगा। हाँ, अब पोटेशियम इसका यूज किस में किया जाता है, जनरली जो है आजकल सोलर सिस्टम यूज होता है ना, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेस्ट यूज होता है। वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे। तो उसमें कौन सा मेटल लेते हैं, जनरली पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब जो यूज होता है फोटोवोल्टिक सेल में, बिकॉज इसके जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम होता है, तो कम इंसिडेंट एनर्जी में भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इफ लैम्डा नोट की वैल्यू, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा नोट की वैल्यू दे रखी है कितना, 100 नैनोमीटर, देन व्हिच वेवलेंथ कैन इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा वेवलेंथ जो है फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो लैम्डा नोट की वैल्यू कितना होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू कितना होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नोट से लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट होना चाहिए। तो दिस इज लैम्डा नोट है ना, तो इससे या इसके बराबर या इससे कम वाली जो वेवलेंथ होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो इसके बराबर कौन सा है, 100, एंड इससे कम कौन सा है, 80। तो ये दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। 120 वाला इजेक्ट नहीं करेगा, वो उतना वाला इलेक्ट्रॉन अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन नहीं होगी। तो आंसर विल बी बोथ 1 and 3। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि करेक्ट ग्राफ कौन सा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए इंटेंसिटी को कुछ भी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, जो भी वैल्यू होगी इसकी फिक्स होगी। और इस ग्राफ में देखेंगे तो इंसिडेंट एनर्जी, मान के चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आता है, ये कैसा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये किसके फॉर्म में आएगा, आ गया y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो mx मतलब m क्या हो जाएगा, सॉरी इसको h को इधर ही रहने दो, तो h तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा h, और म्यू x क्या हो जाएगा, म्यू में हम रखे ना, x एक्सिस में म्यू रखे हैं, और म्यू नॉट क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हमारा नेगेटिव होता है, इफ कांस्टेंट इज नेगेटिव देन ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम, कांस्टेंट हमारा क्या बताता है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। इफ कांस्टेंट इज पॉजिटिव देन ग्राफ स्टार्ट विल पॉजिटिव y एक्सिस, इफ कांस्टेंट इज नेगेटिव देन ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, नेगेटिव y एक्सिस। तो यहां से कैसे ग्राफ स्टार्ट हुआ होगा, और स्लोप हमारा अगर पॉजिटिव है, ये जो आगे में h जो है यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ। तो m जो है यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ।
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंसिडेंट एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल मतलब क्या कि अलग अलग साइंटिस्ट ने जब अलग अलग चीज की, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने, थॉमसन ने, तो ये अपना एक मॉडल दिया कि एटम किस तरह से दिखता होगा। तो एटॉमिक मॉडल गिवन बाय थॉमसन, थॉमसन ने कैसा एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन मॉडल को और क्या बोला जाता है, पल्म पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमिलन मॉडल भी बोला जाता है, या फिर राइजिंग पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। हाँ, इसने क्या बोला कि मास ऑफ एटम जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पूरे एटम में मास ऑफ एटम क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लाइक वाटरमिलन के अंदर जो सीड्स होता है ना, पूरा वाटरमिलन में जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसके अंदर जो सीड होता है ना, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसने बोला, किसने, जस्ट लाइक वाटरमिलन, इलेक्ट्रॉन जो है सीड की तरह वाटरमिलन में प्रेजेंट होता है, उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसने बोला ये थॉमसन ने। अब इस थॉमसन को जो है डिस्प्रूव किसने किया, थॉमसन को डिस्प्रूव आकर के किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इसने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस लिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अभी हम पहले पढ़े थे लेक्चर में कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी होता है वो क्या करता है, अल्फा बीटा पार्टिकल इसको रिलीज करता है। तो अल्फा पार्टिकल जो है, यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल, और इसको पास करवाया किससे, यहाँ पे एक स्क्रीन डाल करके अल्फा पार्टिकल का इधर करवाया, और इसको पास करवाया किससे, गोल्ड फॉइल से। किससे, गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल से। हाँ, अब ये अल्फा पार्टिकल जो आया, ये गोल्ड फॉइल से इसने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है एज इट इज पास कर रहा है। इसने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, रीजन बिहाइंड इज कि गोल्ड फॉइल सबसे ज्यादा जो है थीन शीट में कन्वर्ट होता है, बिकॉज गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पतला कोई भी एटम एलिमेंट जो हो सकता है वो कौन है, गोल्ड है। तो इसको एज थिन एज पॉसिबल, जितना थिन कर सकता था उसने कर दिया, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल उसने पास कराया। तो देखा क्या उसने कि मैक्सिमम, अगर इसमें से एक एटम, एक गोल्ड फॉइल के एटम को हम निकाल करके देखें तो कुछ इस टाइप का एटम था, और एटम के अंदर उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस तरह से पास कर रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एज इट इज इससे पास कर रहा है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस से कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से डेविएट हो रहा है, और आउट ऑफ 20,000 वन अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो रहा है। इससे इसने कंक्लूजन क्या निकाला, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसने कंक्लूजन क्या निकाला। तो देखो इसने क्या किया, बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से मेन रिजल्ट ऑफ दिस मॉडल इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसने किसकी डिस्कवरी कर ली, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, इसने देखा क्या कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है, मतलब क्या, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर एटम का पार्ट क्या होता है, खाली होता है। हाँ, खाली होगा तब तो ये पास हो रहा है, अगर इसमें जो कुछ ना कुछ मास होगा इससे ये पास नहीं हो पाएगा ना। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। टोटल मास कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे, और इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। बिकॉज इसका चार्ज पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो पॉजिटिव को डेविएट करेगा ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये तो अट्रैक्ट कर लेता। तो मतलब क्या कि सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे, और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे। तो टोटल मास। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये अगर मान के चलो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसने क्या बोला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। नो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या इसने बता दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखता है, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो टाइप का फोर्स लगता है। वन इज, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, और ये प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या करता है, इसको अट्रैक्शन करता है। तो इस पे अट्रैक्शन वाला फोर्स जो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अपनी तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है,
धक्का दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और न्यूक्लियस की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में अगर बैलेंस है तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हो, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर बराबर होगा तब ये किसमें, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑल द प्लेनेट आर रिवॉल्व इन सेम कंसेप्ट, जितना भी प्लेनेट होता है सन के चारों ओर घूमता है, वो सेम कंसेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, तभी ये घूमता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो रेडियस का, एटम ऑफ रेडियस जो है वो किसके रेंज में होता है, एटम ऑफ रेडियस इज इन रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉन, दैट इज 10 की पावर -10 मीटर। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके रेंज में होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे कि एटम का रेडियस डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -5, ये कितना टाइम्स होता है, 10 की पावर 5 टाइम्स। मतलब कि न्यूक्लियस से एटम जो है वो कितना बड़ा है, 10 की पावर 5 टाइम्स। 10 की पावर 5 टाइम्स मतलब समझ में आ रहा है, 1 लाख टाइम्स बड़ा है। अगर न्यूक्लियस का 1 मीटर जो है रेडियस है, तो एटम का रेडियस कितना होगा, 1 लाख मीटर, इतना बड़ा है। सिमिलरली अगर तुम कह सकते हो कि एक स्टेडियम के अंदर एक मटर का दाना जो रख दें, तो जितना मटर का दाना स्पेस कर सकता है, मटर मतलब पी सीड्स, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उतना ही एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नाउ अगर हम पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालते कैसे हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का तरीका है R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3, और R नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10 की पावर 5, ये होती है, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसी भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का। तो चलो इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, अगर क्वेश्चन आया फाइंड रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, एल्युमिनियम न्यूक्लियस निकालना है तो R इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R नॉट ए की पावर 1/3, ए यहाँ पे क्या है, ए इज एटॉमिक मास, ए इज एटॉमिक मास। नाउ सी आर नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, आर निकालना ना, आर नोट की वैल्यू 1.33 इंटू 10 की पावर -15, एंड ए कितना है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास इज 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27 की वैल्यू कितनी होती है, 3, 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.3, 3.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, एक पार्ट में, 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और थोड़ा जो है अच्छा वेटेज भी है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।